नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने डिसलोकेशन इंटरैक्शंस क्या है, डिसलोकेशन इंटरसेक्शंस क्या है, ये पढ़े थे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेजेस क्या होती हैं, वो भी एफसीसी सिंगल क्रिस्टल में। अगर हम एफसीसी सिंगल क्रिस्टल में स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होती है ये अगर समझेंगे तो हम ये ज्ञान किसी भी दूसरे मटेरियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफसीसी सिंगल क्रिस्टल में स्ट्रेन हार्डनिंग जानने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो कि इस पार्ट के लिए काम में आएगी। हमारे पास 12 स्लिप सिस्टम्स है कुल एफसीसी में। तो ये स्लिप सिस्टम्स कुछ इस तरह से है। हमने देखा था कि ये स्लिप सिस्टम्स होती है, इसको लिख लेते हैं हम। ये स्लिप सिस्टम होती है मेरी 111 प्लेन्स पे और अलॉन्ग 110 डायरेक्शन। तो ये स्लिप सिस्टम्स है और यहाँ पे मैंने ये कुछ 111 प्लेन मार्क किए हैं। अभी ये जो 111 प्लेन है, अगर आप देखेंगे कि ये 8 111 प्लेन है, तो अगर मैं 4 111 प्लेन कंसिडर करूँ तो दूसरे 4 रिमेनिंग 4 जो है, बाकी 4 जो है वो इससे ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसलिए अभी मैं ऊपर के सिर्फ 4 111 प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ और इस 111 प्लेन्स को मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो मेरे 4 ये 111 प्लेन है। अभी ये अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ एक्स वाई जेड इस तरह से मान के चल रहा हूँ तो ये 4 111 प्लेन में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ और इनके मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। तो ये 4 111 प्लेन है। अभी एक प्लेन में कंसिडर करता हूँ, जैसे ये प्लेन में कंसिडर कर रहा हूँ, इसका नाम दिया है मैंने ए। तो ए प्लेन क्या है, मेरा 111 प्लेन है और जैसे बी प्लेन जो है वो बार वन 1 प्लेन है। तो इसी तरह से बाकी के नाम दिए हैं और बाकी जो नीचे के 4 प्लेन्स है वो इक्विवेलेंट रहेंगे ज्योमेट्रिकली, ये 4 प्लेन की तरह, यानी वो पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं एक 111 प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ स्लिप डायरेक्शंस कंसिडर करूँगा इस प्लेन पे कुछ इस तरह से। तो स्लिप डायरेक्शन मुझे पता है कुछ इस तरह से होगी, हमने देखी थी एफसीसी स्लिप सिस्टम्स जब पढ़ रहे थे तब। अब इन स्लिप डायरेक्शन को भी मैं नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने नाम दे दिए, जैसे स्लिप डायरेक्शन 1 जो है वो 0 बार 1 है, 2 जो है वो 1 0 बार 1 है, 3 जो है वो बार 1 1 0 है। ये 3 स्लिप डायरेक्शंस होगी मेरे 111 प्लेन में। उसी तरह से कुछ 3 स्लिप डायरेक्शंस होगी मेरे बी प्लेन में, सी प्लेन में और डी प्लेन में। अभी अगर मैं इस प्लेन को ए नाम दे रहा हूँ तो मैं कुछ स्लिप सिस्टम्स को नाम दे सकता हूँ, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकता हूँ, तो या उनका नामकरण कर सकता हूँ। तो ये 12 स्लिप सिस्टम्स कुछ इस तरह से हम देखते हैं। तो मेरे पास ये प्लेन है, ए प्लेन, बी प्लेन, सी प्लेन और डी प्लेन, और मैंने कुछ डायरेक्शंस मार्क किए यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अगर मैं स्लिप सिस्टम A1 कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा प्लेन कौन सा होगा, मेरा प्लेन होगा 111 और डायरेक्शन होगी वहाँ पे 0 बार 1 1। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी प्लेन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो डी प्लेन मेरा ये हो गया, यहाँ पे 1 बार 1 1 हो गया, और मैं कुछ दूसरी डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ 1 0 बार 1, तो ये हो जाएगी मेरी डायरेक्शन 2। तो इसको मैं नाम लिखूँगा D2। जब मैं D2 कहूँगा तो आपको समझना होगा कि मैं इस प्लेन की और इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये 12 स्लिप सिस्टम है कुल मिला के। इसको हम अच्छे से स्टीरियोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टीरियोग्राम नहीं जानते तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको किसी भी स्टैंडर्ड फिजिकल मेटलर्जी के बुक में मिल जाएगा। तो एक मैंने स्टैंडर्ड 001 स्टीरियोग्राम यहाँ पे प्लॉट किया है। हमने ये देखा था जब हम स्लिप सिस्टम्स डिटरमाइन कर रहे थे तब। अभी इस स्लिप सिस्टम में मान लेते कि मेरी टेंसाइल एक्सिस कुछ यहाँ पे है। हमने देखा था अगर मेरी टेंसाइल एक्सिस इस प्लेन पे है, मान लेते यहाँ पे है इस ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पे स्लिप सिस्टम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमने कुछ डायल्स रूल अप्लाई किया था और अभी हम देखेंगे कि अगर मेरी स्लिप डायरेक्शन इसमें है, इसको भी लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हमने देखा था कि जो स्लिप प्लेन होगा वो इस 111 के अपोजिट होगा यहाँ पे। तो ये मेरा स्लिप प्लेन होगा
और डायरेक्शन होगी ये 101 यहाँ पे है, तो डायरेक्शन मेरी ये होगी जो कि 0 बार 1 1 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो स्लिप प्लेन है, अगर मेरी टेंसाइल एक्सिस यहाँ पे और मेरा सिंगल क्रिस्टल डिफॉर्म कर रहा है, तो स्लिप प्लेन जो होगा मेरा 1 1 1 होगा और स्लिप डायरेक्शन होगी 0 बार 1 1। ये क्यों होगा? क्योंकि ये स्लिप सिस्टम पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो श्मिट फैक्टर जो है वो हाईएस्ट आएगा। तो अगर हम 1 1 1 प्लेन और 0 बार 1 1 डायरेक्शन देखें इस टेबल में, तो ये आ रही है यहाँ पे A1, मेरा प्लेन 1 1 1 है और डायरेक्शन 0 बार 1 1 है। तो अगर मेरी टेंसाइल एक्सिस इन सारे ट्रायंगल्स में मूव होती है या रहती है, तो मेरी स्लिप सिस्टम यहाँ पे चेंज होगी। वो चेंज इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे श्मिट फैक्टर उस स्लिप सिस्टम पे सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं सारे ट्रायंगल्स कंसीडर करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसे स्लिप सिस्टम्स ऑपरेटिव होगी। अभी मैं एक स्लिप सिस्टम कंसीडर करूँगा इस ट्रायंगल पे। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने A2 बार लिखा है। अगर मेरे टेंसाइल एक्सिस यहाँ पे है, अगर मैं डायल्स रूल अप्लाई करता हूँ तो डायरेक्शन मेरी ये होगी, ये मेरी स्लिप डायरेक्शन होगी इसके लिए, और मेरा स्लिप प्लेन जो होगा ये प्लेन होगा 1 1 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्लिप प्लेन 1 1 1 है, स्लिप प्लेन 1 1 1 है और डायरेक्शन मेरी है बार 1 0 1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका अगर मैं इन्वर्स करूँगा ये डायरेक्शन का, तो इसका इन्वर्स आएगा बार 1 0 1। तो इसलिए मैंने इस सिस्टम को यहाँ पे A2 बार लिखा है। जान पा रहे होंगे कि इस स्लिप सिस्टम को मैं A2 बार लिखूंगा। उसी तरह से अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में मेरा टेंसाइल एक्सिस रहता है तो आप उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग स्लिप सिस्टम को निकाल सकते हैं। तो ये मेरे नॉमेनक्लेचर्स हो गए 12 स्लिप सिस्टम्स के। तो आइए इसको और अच्छे से जानते। मान लेते हैं मेरे स्लिप सिस्टम यहाँ पे है, इस रीजन पे जो शेडेड रीजन है। तो अभी मैं डायल्स रूल अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे स्लिप सिस्टम आएगी मेरी 1 1 1 और 0 बार 1 1। ये जो स्लिप सिस्टम है, अगर मेरी टेंसाइल एक्सिस कुछ इस तरह है यहाँ पे है, तो ये जो स्लिप सिस्टम है यहाँ पे मुझे A1 मिल रही है, तो इस स्लिप सिस्टम को मैं कहूँगा प्राइमरी स्लिप सिस्टम, क्योंकि इस टेंसाइल एक्सिस की वजह से ये मोस्ट हाईली स्ट्रेस्ड स्लिप सिस्टम होगी मेरे एफसीसी मटेरियल में, जब मैं श्मिट फैक्टर को कंसिडर करूंगा टेंसाइल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो आप जान पा रहे होंगे कि ये जो स्लिप सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होगी वो स्लिप सिस्टम होगी 1 1 1 0 बार 1 1। ये मेरा प्लेन है, ये मेरी डायरेक्शन है, इसको मैं कहूँगा प्राइमरी स्लिप सिस्टम। अभी इस प्राइमरी स्लिप सिस्टम्स के करस्पॉन्डिंग यानी इसके अनुसार मैं कुछ और स्लिप सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँगा तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल में कौन सी स्लिप सिस्टम एक्टिव होगी। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में हूँ तो मेरे पास स्लिप डायरेक्शन आएगी ये, और स्लिप प्लेन आएगा कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो स्लिप सिस्टम है ये है क्रॉस स्लिप सिस्टम। क्रॉस स्लिप सिस्टम इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं यहाँ पे हूँ इस ट्रायंगल में, तो ये जो डायरेक्शन है 0 बार 1 1 और ये जो प्राइमरी स्लिप सिस्टम में डायरेक्शन मिली मुझे 0 बार 1 1, ये दोनों सेम है इन दोनों स्लिप सिस्टम्स में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रॉस स्लिप सिस्टम। क्रॉस स्लिप सिस्टम यानी हमने जब क्रॉस स्लिप कंसिडर किया था स्क्रू डिस्लोकेशन का, तो अगर स्क्रू डिस्लोकेशन इस डायरेक्शन पे है वो आसानी से क्रॉस स्लिप हो सकता है। तो इसीलिए हम इस स्लिप सिस्टम को कहते हैं क्रॉस स्लिप सिस्टम। यानी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्रॉस स्लिप सिस्टम जब हम बात करेंगे प्राइमरी स्लिप सिस्टम के करस्पॉन्डिंग, तो स्लिप डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये हो गई मेरी क्रॉस स्लिप सिस्टम। अभी कुछ और स्लिप सिस्टम्स देखते हैं। ये जो स्लिप सिस्टम है यहाँ पे अगर आप डायल्स रूल अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे ये जो प्लेन आ रहा है इस ट्रायंगल में जब हूँ तब जो प्लेन आ रहा है ये आ रहा है मेरा 1 1 1 और ये जो डायरेक्शन आ रही है बार 1 0 1। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन मेरे सेम है, तो इसको हम कहते हैं क्लोप्लेनर सिस्टम। आसान है समझना, दोनों में प्लेन सेम है। प्राइमरी स्लिप सिस्टम में जो प्लेन है वो अगर दूसरे स्लिप सिस्टम में प्लेन सेम रहेगा उसको मैं क्लोप्लेनर सिस्टम कहूँगा।
अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट स्लिप सिस्टम देखेंगे। ये जब मेरी टेंसाइल एक्सिस यहाँ पे है, जो मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम है, उसकी जो बगल वाली स्लिप सिस्टम मुझे मिलेगी, यहाँ पे अगर मैं ये कंसिडर करूँगा, ये लाइन अगर ड्रॉ कर रहा हूँ 0 0 1 और 1 बार 1 1, तो मुझे जो स्लिप सिस्टम मिलेगी, मुझे ये स्लिप सिस्टम मिलेगी जो कि बार 1 1 है और 1 0 1 है। इस स्लिप सिस्टम को मैं कहता हूँ सेकेंडरी स्लिप सिस्टम या कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम। यानी इस ट्रायंगल के अगर मैं इस लाइन के दूसरी तरफ जाऊंगा, जैसे 0 0 1 और 1 1 1 बाउंड्री के क्रॉस करके जाऊंगा, जो मेरे पास ट्रायंगल आएगा स्टीरियोग्राम में, उस ट्रायंगल में जो स्लिप सिस्टम ऑपरेट होगी उसको मैं कहूँगा कॉन्जुगेट और सेकेंडरी स्लिप सिस्टम। उसी तरह से मैं इस बाउंड्री पे जा सकता हूँ 0 0 1 और 1 0 1, तो आप इस बाउंड्री के क्रॉस आओगे और यहाँ पे जो स्लिप सिस्टम ऑपरेट होगी वो होगी मेरी 1 बार 1 1 और 0 1 1। इस स्लिप सिस्टम को मैं कहता हूँ क्रिटिकल स्लिप सिस्टम। तो इस तरह से मैं कुछ स्लिप सिस्टम्स के नाम दूंगा प्राइमरी स्लिप सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। तो ये नाम हम अभी इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेन हार्डनिंग देखनी है एफसीसी मटेरियल्स में। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है। अगर मेरे पास कुछ क्रिस्टल इस तरह से है और मैं सिर्फ shear स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमने देखा था कि ये शेप चेंज इस तरह से मिलेगा। तो अगर मेरे पास प्योर shear टेस्ट है और ये स्लिप सिस्टम जो है उसके पैरेलल है, ये जो shear स्ट्रेस जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं मिलेगा सिंगल क्रिस्टल में। पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी जब मैं यूनिएक्सियल टेंसाइल या कॉम्प्रेशन टेस्ट करूँगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह से सिंगल क्रिस्टल है और मैं इसको इस तरह से टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ और मैंने एक कंडीशन रख दी यहाँ पे कि ये जो दो एंड है ये फिक्स्ड है। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे एंड फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो सकते। तब यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है सिंगल क्रिस्टल में, यहाँ पे जो स्लिप प्लेन है उसका रोटेशन होगा। तो रोटेशन कुछ इस तरह से होता है, यानी यहाँ पे क्रिस्टल रोटेशन होगा जब ये एंड्स फिक्स्ड रहेंगे, और रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। जैसे अगर मैं टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ, यानी फोर्स अगर टेंसाइल है, तो ये जो रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा कि मेरी जो स्लिप डायरेक्शन है, यहाँ पे स्लिप डायरेक्शन कौन सी है, ये मेरी स्लिप डायरेक्शन है रेड वाली, ये अप्रोच करेगी टेंसाइल एक्सिस के तरफ। यानी ये इस तरह से रोटेट होगा ये स्लिप प्लेन कि ये जो डायरेक्शन है वो टेंड करेगी मेरी टेंसाइल एक्सिस की तरफ। अगर मैं कॉम्प्रेशन में हूँ तो क्या होगा, ये जो स्लिप नॉर्मल है, ये स्लिप नॉर्मल है, ये रोटेट करेगा कॉम्प्रेशन एक्सिस की तरफ। अगर मैं कॉम्प्रेशन में हूँ तो कॉम्प्रेशन में स्लिप प्लेन मूव करेगा और टेंशन में स्लिप डायरेक्शन मूव करेगी मेरी टेंसाइल एक्सिस की तरफ। तो आइए जानते हैं जब मैं सिंगल क्रिस्टल को डिफॉर्म करता हूँ कि तो क्या चीज़ें हो सकती है। तो जब मैं कंसिडर करता हूँ एक स्टीरियोग्राम, और यहाँ पे 0 0 1 स्टीरियोग्राम में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, और मान लेते हैं मेरी टेंसाइल एक्सिस यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये मेरी एक टेंसाइल एक्सिस हो गई यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे स्लिप सिस्टम जब डिटरमाइन करूँगा तो मुझे दो और स्टीरियोग्राम्स लगेंगे, ये हमने देखा। दो ट्रायंगल लगेंगे, स्टीरियोग्राम नहीं लगेंगे, दो ट्रायंगल लगेंगे कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे अगर मेरी टेंसाइल एक्सिस इस ट्रायंगल में है तो डायल्स रूल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट मिड फैक्टर इस स्लिप सिस्टम पे आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरी ये डायरेक्शन होगी बार 1 0 1 और ये मेरा प्लेन होगा 1 1 1। ये मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम हो गई। तो मैं कुछ इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी प्राइमरी स्लिप डायरेक्शन हो गई। अब हमने देखा था कि जब मैं अगर टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो ये जो मेरा क्रिस्टल है वो ओरिएंट करेगा टेंसाइल एक्सिस के तरफ। अगर मैं क्रिस्टल को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, क्रिस्टल प्लेन मूव नहीं कर रहा है, तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि टेंसाइल एक्सिस मूव कर रही है मेरी स्लिप डायरेक्शन की तरफ। इस तरह से भी मैं रोटेशन को समझ सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरी टेंसाइल एक्सिस मूव कर रही है स्लिप डायरेक्शन की तरफ कुछ इस तरह से, यानी ये टेंसाइल एक्सिस मूव करेगी इस डायरेक्शन में जब मैं इसका टेंसाइल डिफॉर्मेशन करूँगा सिंगल क्रिस्टल का। तो क्या होगा, जब मैं यहाँ से मूव करूँगा और टेंसाइल एक्सिस जैसे ही इस ट्रायंगल में आएगी, ये येलो ट्रायंगल में आएगी, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्लिप सिस्टम चेंज होगी यहाँ पे,
क्योंकि इस ट्रायंगल में स्लिप सिस्टम कौन सी होगी, मेरी ये डायरेक्शन होगी और कुछ प्लेन इस तरह से होगा इस ट्रायंगल में। तो अभी मान लेते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो स्लिप सिस्टम चेंज होगी और स्लिप डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे स्लिप डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये मेरी सेकेंडरी स्लिप डायरेक्शन हो जाएगी। और हमने देखा है कि हमने जब बताया कि जब स्लिप सिस्टम दूसरी ऑपरेट होना चालू करेगी, मैं इसको सेकेंडरी स्लिप डायरेक्शन बोल रहा हूँ, तो ये जो है टेंसाइल एक्सिस फिर इस डायरेक्शन में मूव होना चालू करेगी 0 0 1 की तरफ, इस तरह से। तो क्या होगा, जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा दोनों डायरेक्शंस का कुछ इस तरह से, क्योंकि पहली डायरेक्शन मेरी बार 1 0 1 थी, दूसरी डायरेक्शन मेरी 0 0 0 1 1 है, तो इनका वेक्टर एडिशन मुझे मिलेगा बार 1 1 2। तो मेरी टेंसाइल एक्सिस कुछ इस लाइन पे आ जाएगी, दोनों ट्रायंगल के लाइन पे, और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी और इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी। तो ये जो पॉइंट है बार 1 1 2, ये पॉइंट लाई करता है मेरे ग्रेड सर्कल पे। अगर मैं ग्रेड सर्कल ड्रॉ करूंगा बार 1 0 1 और 0 1 1 के बीच में, तो कुछ इस तरह से मुझे ग्रेड सर्कल मिलेगा। और ये पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा बार 1 1 2। अभी मेरी जो टेंसाइल एक्सिस है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी अगर दोनों इक्विलिब्रियम में मेंटेन है तो। पर एक्चुअली जैसे ही आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से मूव होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेरी स्लिप डायरेक्शन कुछ इसी ट्रायंगल में रहती है, यानी मेरा जो टेंसाइल एक्सिस है कुछ इसी डायरेक्शन में रहती है और मेरी सिर्फ प्राइमरी स्लिप सिस्टम एक्टिव रहती है जब ये ट्रांजिशन होगा। तो इसको हम कहते हैं ओवरशूटिंग, यानी ये ओवरशूट हो गई और ये सिर्फ प्राइमरी स्लिप डायरेक्शन के अलोंग ही डिफॉर्मेशन हो रही है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, पर ओवरशूट होके सिर्फ वो प्राइमरी स्लिप डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन मेरी मूव हो रही है, यानी मेरी टेंसाइल एक्सिस से प्राइमरी स्लिप डायरेक्शन की तरफ रोटेट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्लिप सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट करेगी इस ट्रायंगल में, यानी 0 1 1 और ये दूसरा प्लेन यहाँ पे, ये जो स्लिप सिस्टम है ये हार्ड हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्राइमरी स्लिप डायरेक्शन एक्टिव रहेगी या ओवरशूट हो जाएगा, तब ये यहाँ पे जो स्लिप सिस्टम है, और हमने देखा था कि ये जो स्लिप सिस्टम यहाँ पे होगी 0 0 1 और बार 1 1 1, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्लिप सिस्टम या कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम। तो ये जो सेकेंडरी स्लिप सिस्टम या कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम ये एक्टिवेट नहीं होगी यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ये जो स्लिप सिस्टम है यहाँ पे ये हार्डन हो गई है। इसको कहते हैं लेटेंट हार्डनिंग। लेटेंट हार्डनिंग क्या होता है, जब मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव रहती है तब मेरी दूसरी जो प्रोबेबल स्लिप सिस्टम है सेकेंडरी या कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम वो ऑपरेट नहीं होगी, और ये जो स्लिप सिस्टम ऑपरेट नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लिप सिस्टम है वो हार्डन हो गई है। और हार्डन क्यों हो गई है, क्योंकि मेरा जो डिफॉर्मेशन है वो प्राइमरी स्लिप सिस्टम में चल रहा है। इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं लेटेंट हार्डनिंग। तो अभी ये हमने कंसिडर किए 12 स्लिप सिस्टम्स। हमने कंसिडर किया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, क्रॉस स्लिप, कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम, कोप्लेनर स्लिप सिस्टम, ये सब सारी कंसिडर किया। अभी हम जानते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है एफसीसी के सिंगल क्रिस्टल में। हाँ, एक और बात, जब मैं कॉम्प्रेशन की बात करूँगा तो ये जो डायरेक्शन है, अगर मेरे यहाँ पे कॉम्प्रेशन डायरेक्शन थी तो ये मूव होगी इस ग्रेड सर्कल पे अंडर कॉम्प्रेशन 1 1 1 डायरेक्शन की तरफ। अभी हम स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेजेस देखेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेजेस के लिए हम पहले कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमने सिग्मा के एप्सिलॉन टू द पावर n, यहाँ पे सिग्मा हम लिख सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है मेरा, और मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग रेट कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, थीटा इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन, और डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन हमने लिखा था n सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमने इनिशियल क्लासेस में ही डिराइव किए थे सारे रिलेशंस। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से टेलर हार्डनिंग रिलेशन लिखा था और कुछ इस तरह से ओरोवन इक्वेशन लिखा था। तो हमने देखा था जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ता है तो मेरी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है, और ये जो मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी तब मेरी शियर स्ट्रेस जो डिफॉर्मेशन को कॉज करेगी या कंटिन्यू रखेगी वो भी बढ़ेगी जैसे जैसे मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ेगा। ये हमने देखा था। अभी जब मैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ
तो मैं कुछ इस तरह से प्लॉट करता हूँ और मेरे पास सिंगल क्रिस्टल है और यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा टाउ और यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ shear स्ट्रेन। तो ये प्योर shear स्ट्रेस है और ये प्योर shear स्ट्रेन है और मेरे पास सिंगल क्रिस्टल है और मैं उसको डिफॉर्म करूँगा तो कुछ इस तरह से मुझे वेरिएशन मिलेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे पहला जो बिहेवियर है वो लीनियर है और ये जो बिहेवियर है वो इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पे ये हमने भी देखा था जब हम स्मिथ लॉ पढ़े थे। तो यहाँ पे जो टी वाई है टाउ वाई है, तो टाउ वाई को मैं टाउ CRSS भी लिख सकता हूँ एक परफेक्ट कंडीशन में। ये जो है क्रिटिकल रिजॉल्व shear स्ट्रेस है और यहाँ पे मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इस पॉइंट के बाद चालू होगा। ये मेरी टाउ CRSS वैल्यू है। इसको अगर थ्योरेटिकली भी कंसिडर करना है तो इसको टाउ PN भी लिखते हैं या पल्स नेबारो स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली कुछ इस तरह से रिलेशन लिखते हैं, पर ये सिंगल क्रिस्टल के लिए बहुत आइडियल केसेस है। अभी इसके बाद इलास्टिक बिहेवियर के बाद मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर दिखाना चालू करता है। तो मैं अगर जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ाऊंगा मेरे सिंगल क्रिस्टल के लिए तो डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से बढ़ेगी, तो मुझे स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये मुझे मिल रहा है FCC क्रिस्टल के लिए, ये आपको याद रखना है। तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी ये जो डिफॉर्मेशन बिहेवियर है मैं इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे स्लोप देखेंगे टाउ का गामा के साथ, तो यहाँ पे स्लोप वेरिएशन है और इस वेरिएशन के साथ मैं यहाँ पे 3 स्टेज में इस डिफॉर्मेशन बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो इसको मैं नाम देता हूँ स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो आइए जानते हैं कि इन 3 स्टेजेस का नाम कैसे दिया है और किस प्रकार से दिया है। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 और इसको हम आइडेंटिफाई करते डी टाउ अपॉन डी गामा। तो यानी कितना shear स्ट्रेस चेंज हो रहा है मेरे shear स्ट्रेन के साथ, उस तरह से हम लिखते हैं। ये कुछ नहीं पर मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग रेट ही है। तब मैं स्ट्रेन हार्डनिंग रेट को डिफाइन करूँगा स्टेजेस को बाइफरकेट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आप देखेंगे इस स्टेज में ये जो वैल्यू है यानी स्लोप जो है वो बहुत स्मॉल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस स्टेज 1 में बहुत कम स्ट्रेन हार्डनिंग रेट है या स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट स्मॉल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेज 2 में एक स्टिप चेंज मिल रहा है, यानी मेरा स्लोप बढ़ गया है यहाँ पे और ये स्लोप होता है जनरली अराउंड G/300, G जो कि मेरा shear मॉडुलस है मटेरियल का। और स्टेज 3 में फिर से स्लोप चेंज होता है, कम होता है, यानी डिक्रीज मिल रहा है मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग रेट पे। तो जैसे जैसे मैं प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ाऊँ वैसे स्ट्रेस जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे डिक्रीज मिलेगा स्ट्रेन हार्डनिंग रेट पे। तो मैं इस पैरामीटर से 3 स्टेजेस को लिख सकता हूँ। ये प्लास्टिक बिहेवियर की स्टेजेस है मेरे मटेरियल की सिंगल क्रिस्टल FCC मटेरियल्स में। तो आइए इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। तो जब मैं ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मेरे पास FCC मटेरियल है तो मेरे पास 12 स्लिप सिस्टम्स है और उसमें से 5 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हम ये पढ़ेंगे कि 5 इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेज 1 में, स्टेज 1 को मैंने नाम दिया है इजी ग्लाइड स्टेज। और इजी ग्लाइड स्टेज में हम देखेंगे कि ये जो डिफॉर्मेशन है वो मेनली प्राइमरी स्लिप सिस्टम पे। हमने प्राइमरी स्लिप सिस्टम डिफाइन की थी, तो जहाँ पे मेरी टेंसाइल एक्सिस होगी उस ट्रायंगल में जो स्लिप सिस्टम रहेगी वो मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम रहेगा। लेट्स से मेरे पास एक स्लिप सिस्टम है, ये मेरी स्लिप सिस्टम है और यहाँ पे कुछ डिसलोकेशन है। ये डिसलोकेशन आसानी से इस प्राइमरी स्लिप सिस्टम पे ही मूव करेंगे स्टेज 1 में। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरे डिसलोकेशन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है मेरे डिसलोकेशन को मूव करने के लिए वो कम रहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग रेट है, ये जो रेट है ये कम है यहाँ पे। तो ये जो मूवमेंट है डिसलोकेशन का, इसको मैं कहता हूँ इजी ग्लाइड, क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेशन आसानी से मूव हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग रेट कम मिलेगा, उसकी वैल्यू G/3000 रहती है। तो ये मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम पे ही मोस्टली डिसलोकेशंस मूव होते हैं। ये स्टेज 1 हो गई। इसको हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन है मेरे सिर्फ प्राइमरी स्लिप सिस्टम पे मूव हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिसलोकेशन है प्राइमरी स्लिप सिस्टम पे ही ग्लाइड कर रहा है, इसलिए इसको इजी ग्लाइड कहते हैं। तो ये होगी मेरी स्टेज 1। अभी जानते हैं स्टेज 2, पर उसके पहले कुछ इस तरह से जानेंगे। अगर मेरे पास एक स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव है तो मुझे जो शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस तरह से मिलता है। अगर मेरे पास 2 स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस तरह से मिलेगा। हमने देखा था कि प्राइमरी स्लिप और सेकेंडरी स्लिप या कॉन्जुगेट स्लिप ऑपरेट हो सकती है एक साथ, तो उस केस में मुझे कुछ इस तरह से शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन बिहेवियर करे। और मेरे पास अगर मल्टीपल स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव है तो मुझे शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन बिहेवियर इस तरह से मिलता है। इसको नाम भी दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है पॉली स्लिप बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्लिप बिहेवियर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो मैंने सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, और जब मैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करूँगा तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर मिलता है। तो ये इलास्टिक बिहेवियर हो गया और ये प्लास्टिक बिहेवियर हो गया मेरा। कुछ इस तरह से मुझे बिहेवियर मिलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम्स जैसे जैसे बढ़ रही है मेरा बिहेवियर चेंज होगा। अभी हम सिंगल क्रिस्टल पे आते हैं और स्टेज 2 के बारे में जानते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में मेरे पास 2 से ज़्यादा स्लिप सिस्टम ऑपरेटिव होगी, यानी मेरे पास डिफॉर्मेशन भी होगा प्राइमरी स्लिप सिस्टम और सेकेंडरी स्लिप सिस्टम या कॉन्जुगेट स्लिप सिस्टम पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे स्टेज 1 खत्म हो रहा है वहाँ पे डिसलोकेशन इंटरैक्शंस मेरे बढ़ते जाएंगे। डिसलोकेशन इंटरैक्शंस हमने पढ़ा था अच्छे से कि स्ट्रेस फील्ड होती है डिसलोकेशन के अराउंड, वो इंटरैक्ट करेगी एक दूसरे के साथ और वो कुछ हार्डनिंग करेगी। हमने डिसलोकेशन लॉक्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे लॉमेल कॉटरल लॉक्स, तो डिसलोकेशन रिएक्शंस होगी स्टेज 2 में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि डिसलोकेशन टैंगल्स बनेंगे और कुछ सेल स्ट्रक्चर इवॉल्व होंगे। इसको हम देखेंगे बाद में। कुछ सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसलोकेशन सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे इवॉल्व होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि स्टेज 2 में यहाँ पे डिसलोकेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी। डिसलोकेशन डेंसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि मेरे फ्रैंकरेट सोर्सेज भी इस स्टेज में ऑपरेटिव होंगे, और इन सारी रीजंस की वजह से मेरे पास एक स्ट्रेन हार्डनिंग रेट मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा होगी प्लास्टिक बिहेवियर में, ये मिलेगी G/300। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मेरे पास एक प्राइमरी स्लिप सिस्टम है और मेरे पास कुछ सेकेंडरी स्लिप सिस्टम है कुछ इस तरह से, और डिसलोकेशन यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आएगा, और इस सेकेंडरी स्लिप सिस्टम, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, इसमें भी क्रॉस स्लिप हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास कुछ लॉक्स बनेंगे, कुछ इंटरैक्शंस होगी, और इसको हम वीडियो के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो प्ले करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये ओरवन लूपिंग यहाँ पे हो रही है। ये मेरा फ्रैंकरेट सोर्स की तरह काम करेगा, और ये फ्रैंकरेट सोर्स जब काम करता है तब आप देख रहे होंगे कि डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, और लॉमेल कॉटरल लॉक्स जो बनने हैं उनकी संभावना भी बढ़ेगी। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरा डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिसलोकेशंस बढ़ रहे हैं, और ये डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी, इंटरैक्शंस बढ़ेंगे और ये स्ट्रेन हार्डनिंग करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया कि डिसलोकेशन टैंगल्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वाइट है यहाँ पे, ये जो इस तरह से ये बना रहे हैं मेरे डिसलोकेशन टैंगल्स, यानी एक दूसरे के साथ वो जुड़ रहे हैं और इंटरैक्ट होने के लिए एक क्लस्टर तैयार कर रहे हैं। तो ये डिफॉर्मेशन में स्ट्रेन हार्डनिंग की जिम्मेदारी या स्ट्रेन हार्डनिंग को निभाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसलोकेशन इस तरह से इंटरैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यही रीज़न है मेरा मटेरियल का स्ट्रेन हार्डनिंग का स्टेज 2 में। अभी हम स्टेज 3 के बारे में जानते हैं। जब मैं स्टेज 3 के बारे में जानूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेन हार्डनिंग रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेरी क्रॉस स्लिप बढ़ रही है। हमने देखा था कि सेकेंडरी में भी, सेकंड स्टेज में भी क्रॉस स्लिप होती है, तो यहाँ पे मेरी क्रॉस स्लिप और डायनामिक रिकवरी होगी, और डिसलोकेशन अनाइलेशन होगा, डिसलोकेशन डिसोसिएशन होगा, और डिक्रीज इन स्ट्रेन हार्डनिंग रेट मिलेगी हमें। तो कुछ इस तरह से मिलेगी। जैसे मेरे पास एक प्राइमरी स्लिप सिस्टम है, हमने ये ड्रॉ की है,
और मेरे पास कुछ सेकेंडरी स्लिप सिस्टम है कुछ इस तरह से। मेरी प्राइमरी स्लिप सिस्टम है, सेकेंडरी स्लिप सिस्टम है। यहाँ पे मुझे क्रॉस स्लिप मिली, ये डिसलोकेशन यहाँ पे आया टैंगल होके और क्रॉस स्लिप होके इधर आए। तो मान लेते ये मेरा राइट हैंड स्क्रू था और मान लेते इस सेकेंडरी स्लिप पे कुछ लेफ्ट हैंड स्क्रू था। ये दोनों मिलके एक दूसरे को एनालाइट करेंगे और एनिलेशन से यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिलेशन से डिसलोकेशन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। और ये भी हो सकता है कि ये जो डिसलोकेशंस है इनका इंटरेक्शंस कुछ इस तरह से होगा, जब ये एनालाइट होंगे तब इसी चीज़ को हम कहते हैं डायनामिक रिकवरी, क्योंकि ये सब हो रहा है मेरे जैसे जैसे मैं प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ मेरे मटेरियल पे उस हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए जो रिकवरी जो मिलेगी उस रिकवरी को मैं कहूँगा डायनामिक रिकवरी। यहाँ पे मेरे डिसलोकेशन एनालाइजेशन होते हैं और डिसलोकेशन डिसोसिएशन भी हो सकते हैं और ये कॉज करेगी मेरी यानी डिक्रीज करेगी मेरी स्ट्रेन हार्डनिंग। तो जब मैं इन 3 स्टेजेस की बात करता हूँ तो 3 मॉडल्स यहाँ पे लोग बात करते हैं जो मेनली एक्सेप्टेड है। हम टेलर हार्डनिंग के लिए टेलर हार्डनिंग हमने इक्वेशन देखा था, जब मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है तब मुझे कुछ हार्डनिंग मिलती है। ये होता है मेनली डिसलोकेशन के इलास्टिक इंटरेक्शंस की वजह से, ये हमने देखा था। दूसरा मॉडल है सीगल एंड फ्रीडल का, जहाँ पे हमने देखा था कि लॉमेल कॉटरल लॉक्स जो कि ऑब्स्टेकल की तरह काम करेंगे मेरे डिसलोकेशंस को और ये पाइल अप करेंगे मेरे डिसलोकेशन को किसी भी प्लेन पे। तो ये सेकंड स्टेज है हार्डनिंग की, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सीगर एंड फ्रीडल का एक मॉडल है और एक मॉडल है कुलमन विलस्टॉप का, जहाँ पे मेश लेंथ थ्योरी की बात की है और डिसलोकेशन सेल्स की बात की है। डिसलोकेशन सेल्स की बात यानी जब मेरे पास एक सिंगल क्रिस्टल है, अगर मैं इस तरह से देखूँ और बहुत सारे डिसलोकेशंस हो गए तो डिसलोकेशंस कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। हमने देखा था डिसलोकेशन एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते एक स्लिप प्लेन पे एक के ऊपर एक, और हमें कुछ इस तरह से सेल्स मिलेंगे डिसलोकेशन सेल्स। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटरैक्शंस की वजह से ही हमें डिसलोकेशन सेल्स मिलती हैं। और ये कुलमन विलस्टॉप मॉडल जो है ये मेरा डायनामिक रिकवरी, डिसलोकेशन एनालिसिस और स्टेज 2 दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये हो गए कुछ डिसलोकेशन इंटरैक्शन थ्योरीज। अभी हमने एफसीसी क्रिस्टल में डिसलोकेशन की वजह से स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होती है ये जाना। तो इस पार्ट में हमने जाना है कि डिसलोकेशंस किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, लॉमेल कॉटरल लॉक्स भी फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट स्लिप सिस्टम्स कितनी एक्टिव होती है, प्राइमरी स्लिप सिस्टम, सेकेंडरी स्लिप सिस्टम्स, इन सारों का क्या रोल है स्ट्रेन हार्डनिंग के ऊपर, ये हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमें कितनी स्लिप सिस्टम एक्टिव चाहिए एक प्लास्टिसिटी को मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।